जिम्मेदारी के साथ में आरोप लगा रहा हूँ अशोक गहलोत साहब और उनकी सरकार दोनों पर कि अपने राजनीतिक लालच में वो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन सब सोसाइटीज़ के निवेशकों को पैसा न मिले, और क्योंकि इनके सारे निदेशक जो फाउंडर हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी से संबद्ध हैं, इसलिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन निवेशकों के हित में घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन उनको पैसा मिल सके न मिले इसका षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल में अगर संजीवनी में मेरी कहीं भी लिप्तता होती तो मुझे एक बार नोटिस दे करके बुलाया तो जाता। क्या जब भ्रष्टाचार की बात होती तब तक उनको ये याद आता है, लेकिन मैं तो आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर संजीवनी के इस तरह के कोऑपरेटिव स्कैम में कहीं भी मेरी या मेरे परिवार की कोई लिप्तता थी तो वो 4.5 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई पूछताछ की? मैं तो आज आप लोगों के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में केवल एक नहीं, इस तरह की 14 सोसाइटीज़ हैं जो फेल हुई, और मैं चुनौती के साथ में कहता हूँ, आप सारे पत्रकार यहाँ खड़े, आप 14 में से 7 के नाम भी मुझे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के निवेशकों का दर्द मुख्यमंत्री का दर्द नहीं है। मुख्यमंत्री का दर्द यह है कि उसके बेटे को जोधपुर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 लाख से मतों से पराजित करके भेज दिया। उस दर्द के मारे, उस पेट के दर्द का इलाज कहीं और जगह पे कराने का प्रयास वो करते हैं। पिछले 4.5 साल में अगर संजीवनी में मेरी कहीं भी लिप्तता होती तो मुझे एक बार नोटिस दे करके बुलाया तो जाता। चीख करके मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर दावे करते हैं, बात करते हैं, मेरे ऊपर काली उछालने का काम करते हैं। मुझे तो एक बार भी पुलिस ने बुलाया नहीं कि आप आकर जाकर के अपनी जांच में सहयोग करें। क्यों नहीं जांच में जो है करने के लिए मुझे बुलाने के लिए अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, पुलिस ने काम किया? और जब कोर्ट में, न्यायालय में उनके वकीलों को, और वकील भी कौन, जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, देश के सबसे जाने माने वकीलों के अगर नाम लिखे जाएं तो उनमें सबसे पहली पंक्ति में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने न्यायालय में, न्यायाधीश ने पूछने के ऊपर यह जवाब दिया कि किसी भी एफआईआर में नाम नहीं है। 100 से ज़्यादा एफआईआर लिखी गई, 4 से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो गई, किसी भी चार्जशीट में नाम नहीं है। और उसके बाद में उन माननीय वकील साहब के लिए मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की टिप्पणी की, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल लीजिए, आप सबको मिल जाए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपनी राजनीतिक पराजय को न पचा पाने के कारण से, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करने के कारण से मैं तो अभियुक्त नहीं बना, लेकिन मेरी मां पर जब टिप्पणी की, जो दिवंगत हो गई थी, उन पर टिप्पणी करने के बाद में जब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, उसमें माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को अभियुक्त मान लिया है। मैं तो जमानत कराने नहीं गया, मुख्यमंत्री जी जरूर जमानत कराने के लिए जाने वाले हैं। आज दोपहर में पेशी है। पट्टा बांध करके कई दिन बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिजिकली जा करके अपनी जमानत तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको अभियुक्त ऐसा स्वीकार कर लिया। उनका कहना है कि मुझे वाली जेल भेज दो, पर उनका पैसा तो दिला दो गरीबों का। देखिए, मैं आपको एक विषय आपके संज्ञान के लिए एक और बताना चाहता हूँ। ऐसे जितने कोऑपरेटिव के स्कैम्स या चिटफंड कंपनीज के फेलियर देश में हुए, उन सब की जांच देश में क्रिमिनल सेक्शंस में होती थी, फौजदारी कानूनों के तहत होती थी, जिसमें पहले लंबे समय तक जांच चलती थी, जांचों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी, राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से जांचों को टर्न और टेम्पर किया जाता था। उसके बाद में ट्रायल कोर्ट में वर्षों तक लंबित रहते थे, फिर हायर कोर्ट्स में, अपीलांट कोर्ट्स में जाते थे, हायर कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक चलते, इस तरह के केस चलते थे। आप सबके जानकारी में वर्षों तक इस तरह के केसों पर निस्तारण नहीं हो पाता, और अंततः क्रिमिनल सेक्शंस में उन ऐसे घोटालेबाजों और घपलेबाजों को, कुछ लोगों को सजा शायद 1-2 जगह पर हुई हो, लेकिन निवेशक का पैसा वापस नहीं मिलता। इसके लिए भारत सरकार ने एक बिल प्रस्तुत करके 2019 में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऐसा एक कानून पारित कराया, जिसको राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति प्रदान की और वो देश का कानून बना। उस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब, या कोई भी चिटफंड कंपनी फेल होती है, तो हर प्रदेश उस कानून के तहत मुकदमे दर्ज करेगा। मुकदमे दर्ज करने के बाद में अगर वो केवल एक स्टेट में है ही उसका ऑपरेशन है,
तो उसमें अपने यहाँ पर एक स्टेट लेवल पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नियुक्त करेगा। अगर एक से ज़्यादा स्टेट में कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो फेल हुई है तो उसकी जांच के लिए अनिवार्य रूप से मैं लैंग्वेज भी पढ़ सकता हूँ। सेक्शन 30 ऑफ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट सेज दैट हैविंग रिपोर्टेड बाय पुलिस और अदरवाइज about any scam or misappropriation under the BUDS Act, it shall be referred to Government of India for getting it inquired by Central Bureau of Investigation. अब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में ही बता दूं कि उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों सरकारों ने अपने यहाँ के केसेस को सीबीआई को भेज दिया। अगर सीबीआई को ये केस भेजा जाता है राजस्थान से तो भारत सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जिस तरह से सहारा में पोर्टल बना करके निवेशकों का पैसा दिया जा सकता है, वैसे संजीवनी का पैसा भी आ सकता है, आदर्श के निवेशकों का पैसा भी लौटाया जा सकता है, नवजीवन के सब निवेशकों का भी लौटाया जा सकता है, और उसके अतिरिक्त जितनी है, मैं तो सबके नाम बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा उनमें से आप लोग जितनी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके निवेशकों का पैसा मिल सकता है। जब मध्य प्रदेश ने सौंप दिया, गुजरात ने सौंप दिया, राजस्थान की सरकार ने बड्स एक्ट में सारे केसेस रजिस्टर किए, उसी के प्रोविजंस के अंडर में रजिस्टर किए, लेकिन उसको सीबीआई को क्यों नहीं भेजा जा रहा? वो इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि सीबीआई को यदि भेज देंगे तो गजेंद्र सिंह का गला दब फंसाने के जो उनका षड्यंत्र है वो षड्यंत्र पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं आज